मैं अपनी ओर से मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की ओर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को, जैसे कि आपको पता है कि हमारी इस एसोसिएशन का गठन जो है कोरोना काल के समय उस समय किया गया, जो कि एक पूरे देश नहीं पूरी दुनिया के लिए एक आर्थिक और सामाजिक तौर पर जो है एक जीवन जीने का बहुत ही गंभीर मुद्दा बन गया था, जिसके अंदर दैनिक जीवन में इतनी कठिनाई आई जिसके बारे में किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। उस दौरान भी जो हमारा पत्रकार साथी था, उस भयानक दौर में भी उसने अपनी भूमिका, अपनी जान की बाजी लगाकर बड़ी अच्छी तरह से निभाई। उस दौरान हमारे बहुत से पत्रकार साथी जिन्होंने अपना जीवन भी खो दिया, आर्थिक रूप से भी बड़ी परेशानी आई उनके जीवन में। उस समय सभी साथियों ने मिलकर ये सोचा कि इस प्रोफेशन में हमारे जितने भी पत्रकार साथी हैं, उनके जीवन में किस तरह से बदलाव लाया जाए, उनको किस तरह से जोड़ा जाए और उनकी किस तरह से मदद की जाए। इसी चीज को लेकर मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का गठन किया गया, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य एक ही है कि किस तरह से हम अपने संगठन के माध्यम से अपने पत्रकार साथियों का सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर जितना हो सकता है उनकी सहायता करें। आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी ज्ञानचंद गुप्ता जी, स्पीकर विधानसभा हरियाणा, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आएंगे। उनके साथ हमारे समाज कल्याण मंत्री माननीय दिसंबर वाल्मीकि जी, हमारे माननीय सचिव मीडिया मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार प्रवीण अत्रे जी भी हैं। बस कुछ ही क्षणों में वो हमारे बीच आने वाले हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आज एसोसिएशन की ओर से नीचे दूसरे हॉल में आई कैंप को लेकर जो है चेकअप कैंप लगाया गया है, जो कि आदर्श मेडिकल कॉलेज की टीम यहाँ पर आई हुई है। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप अपनी वहां पर आंखें चेक कराएं और किसी तरह की भी कोई अगर आपको दिक्कत है तो उसका वहां पर एक्सपर्ट जो आए हुए डॉक्टर वो यहाँ पर उसका समाधान बताएंगे। और अगर कोई सर्जरी या ऑपरेशन जैसी की भी अगर आपको जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी और वो भी सेवाएं वो हमारे को प्रोवाइड अपने अस्पताल में कराएंगे। केवल अपने लिए जीना नहीं, खुद से बढ़कर समाज के लिए जीना है। ऐसे लोगों का एक समूह है जो आज इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज भी कर रहा है, साथ भी दे रहा है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है और उनके जीवन के लक्ष्यों से जुड़ी जो बात है। आज के वक्त ऐसी सभाएं, ऐसी महफिलें कम होती हैं जहां पूरी तरह से यही सोच के उस कार्यक्रम को रखा जाए कि ये खास कम्युनिटी, अगर सारा देश, सारा मुल्क, सारी दुनिया को तो हम सब आदमी सब कुछ नहीं दे सकते, लेकिन एक तरह से शुरुआत होती है। एक छोटा सा समूह, एक ग्रुप, वो लोग जिन्होंने अपने विचारों में अपने समाज को, अपने लोगों को, अपनी संस्कृति को, अपनी मान्यताओं को बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रखी है, उसका सम्मान करते हैं। उनके लिए देश और समाज अपने आप में भगवान की तरह है। भगवान को पूजना एक सिंबल है, लेकिन लोगों को पूजना, उन लोगों को पूजना जिनकी वजह से समाज चलता है, जो लोग समाज में किसी न किसी तरीके से कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, जिनका दिया हुआ हिस्सा समाज को ऊपर ले जाता है, ऐसे लोगों के लिए भी सोचना बड़ा जरूरी है। MWB का संगठन जब बना उसके पीछे मूल भावना एक ही थी और ये थी कि पत्रकारों को सम्मान तो दिए जाते हैं, पत्रकार अपनी जान लड़ा के काम भी करते हैं, पत्रकार ऐसे भी हैं, मतलब मैं एक पत्रकार तकलीफ के साथ कह रहा हूँ कि पत्रकारों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने पद से च्युत हो गया, हट गया, अपने पद से हट गया, वो पदहीन हो गए, दिशाहीन हो गए, लक्ष्यहीन हो गए। इसलिए
MWB जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये अपने साथ 2 लक्ष्य लेके चल रही है। एक कि जो लोग समर्पित हैं, जो लोग सचमुच समाज के लिए और पत्रकारिता के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना बहुत जरूरी है। प्लस वो लोग जो पत्रकार का बहाना पहन के आज रास्ता भटक गए हैं और मक्खनबाजी में और जूते चाटने में लगे हुए हैं, उन लोगों के बारे में उनको रास्ते पे लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक जिस देश का स्तंभ पत्रकारिता अपने आप में मजबूती के साथ, स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ आगे नहीं आएगी, तब तक देश का भला नहीं हो सकता। चले जाते वो बिल्डिंगें वो हमारे से, जिन्हें हमारा अस्पताल लिखा हुआ है लेकिन अंदर में डॉक्टर बैठा है, दवाई है। वो समाज सेवी संस्थाएं जो सरकार से करोड़ों रुपए भत्ते के लिए, मदद के लिए लेती है, लेकिन किसी भी आदमी का संरक्षण करने के लिए उनके पास न पैसा है, न वक्त है, न उनकी इच्छा। खबरें वहां हैं और हमें अपने खबरों के रिसोर्सेज को बदलना होगा। जब तक ये एक खास बात है कि अखबारों वाले कई बार लोगों के खिलाफ लिखते हैं, वो भ्रष्ट अधिकारी है, वो भ्रष्ट मिनिस्टर है। भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्ट मिनिस्टर का नाम लिखने से पहले जरूरी है वो भ्रष्ट काम क्या है उसके बारे में लिखा जाए। वो हुआ क्या, वो कौन सी इमारत थी जो बन गई, 100 करोड़ का उसका बजट था, 20 करोड़ में बन गई और उसके 3 महीने बाद गिर गई। अखबार में खबर आ गई पुल भरा के गिर गया। अरे ऐसे पुल क्यों गिरते हैं? और अगर उन पुलों को गिरने की जो वजह है, अगर उस पर पत्रकार लोग समय से पहले काम करना शुरू करते हैं तो पुल गिरेंगे नहीं। और पुल गिरने से सिर्फ पैसे का नुकसान नहीं होता, इंसानियत की भी बहुत होती है, लोग मरते नुकसान होते हैं। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि MWB मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो है, ये खबरों के लिए, केवल आप तक समाचार पहुंचाने के लिए और सेंसेशनल समाचार पहुंचाने के लिए नहीं बनी। सेंसेशन MWB के पत्रकारों का कभी भी मकसद नहीं रहा है। मकसद है कि उन बुराइयों को, उन कमजोरियों को, उन सुराहों को ढूंढा जाए, उनके बारे में लिखा जाए। और दूसरा, जो कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं जो अपना काम कम करते हैं, इश्तिहारबाजी अपनी ज्यादा करते हैं, और कुछ लोग हैं जो काम करते हैं लेकिन इश्तिहारबाजी नहीं चाहते। तो पत्रकार का काम है कि जो लोग मन से, समर्पण से काम कर रहे हैं, उनके बारे में सोचा जाए, ना कि उन लोगों के बारे में जिनके पास कुर्सियां हैं, ओहदे हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठे, जो आपको कुछ दे सकते हैं। हमें उनको नकारना होगा, उनको इग्नोर करना होगा और उन लोगों को जगह देनी होगी जो लोग समाज के लिए और समाज के बढ़ोतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, ये बातें इसलिए करना जरूरी है कि हम लोग सम्मान दिए जाएंगे। बीमा राशि, एक बीमा पॉलिसी है जो MWB ने सोचा कि अपने पत्रकारों को दे। बहुत बड़ी बात है क्योंकि हजारों लोगों को ये देना, 2, 4, 10 को तो सिंबॉलिकली कोई भी दे सकता है। अखबार एक फंक्शन करके मंत्री की से 4 आदमी को दिलवा दिया, खबर छप गई, उसके बाद दोबारा जरूरत नहीं है। लेकिन MWB अपने हर मेंबर को, वो किसी भी कद का हो, किसी भी पद का हो, क्या रूप हो उसका, किसी भी व्यक्ति के साथ ये उसमें क्लासिफिकेशन नहीं है। हर व्यक्ति को अगर ये पॉलिसी देने की बात हुई, इसे निभाया जा रहा है। और आवाजें दीजिए कि अपने मित्रों को, अपने मेंबरों को कहा जा रहा है कि जो रह गया है वो आए, आप अपना नाम लिखवाइए, आप अपना डाटा दीजिए ताकि आपको पॉलिसी मिल सके। और ये एक छोटा सा फायदा है। वो पत्रकार भी हैं जो इस समाज को अपना सब कुछ दे के, नुकसान उठा के, घाटा उठा के अपने इस काम को बढ़ा रहे हैं और पत्रकार का कद, पत्रकार की जिंदगी को आगे बढ़ा रहे हैं। इस तो ये आप लोगों के लिए एक समाचार है, सूचना है। 1000 बस्तियां मैंने बसा के रख दी हैं, 1000 बस्तियां मैंने बसा के रख दी हैं। तमाम उम्र खुदाया मैं घर बना न सका, तमाम उम्र खुदाया मैं घर बना न सका। वो करता दीवार और दरीचों का तस्वुर कैसे, करता दीवार और दरीचों का तस्वुर कैसे, एक बुनियाद का पत्थर भी मैं जुटा न सका। एक घर है जिसे कुछ लोग मेरा कहते हैं। उनका जब इतना बड़ी आपसे प्रार्थना है, जैसे
एक बुनियाद का पत्थर भी मैं जुटा न सका। तारीकी शब, ये उर्दू का इसका मतलब है रात का अंधेरा। तारीकी शब में नहीं खाई कभी ठोकर, मैं दिन के उजालों में कई बार गिरा। तारीकी शब में नहीं खाई कभी ठोकर, मैं दिन के उजालों में कई बार गिरा हूँ। तुम कहते हो सबसे मैं तेरा कुछ भी नहीं हूँ, फिर लोग क्यों कहते हैं गुनाहगार तेरा हूँ। तुम कहते हो सबसे मैं तेरा कुछ भी नहीं हूँ, फिर लोग क्यों कहते हैं गुनाहगार तेरा हूँ। जल जाए जुबान गर में तेरा नाम कभी लूं, जल जाए जुबान गर में तेरा नाम कभी लूं। मैं बारहा खुद अपने ही साये से डरा हूँ। और एक और शेर सुनाता हूँ आपको। बात उन पर आया ना हो जाए, आया जाहिर ना हो जाए। ये एक उल्टा सा फीलिंग है। मैं जब लिखता हूँ तो मेरी अपनी सोच है। आमतौर पर जब ऐसे शेर लिखते हैं, मान लिया किसी को मोहब्बत करता है, आप इश्क करते हैं, तो आपका यार उसको मेरी बात समझ क्यों नहीं आती। बात उन पर आया ना हो जाए, वो कहीं मेहरबान ना हो जाए। बात उन पर आया ना हो जाए, वो कहीं मेहरबान ना हो जाए। तो कम सिनी में है जिसका ये आलम, या खुदा ये जवान ना हो जाए। कम सिनी में है जिसका ये आलम, या खुदा ये जवान ना हो जाए। एक तुमने लिखा है मेरे खत मुझे वापस कर दो। मसला आप समझ गए। तुमने लिखा है मेरे खत मुझे वापस कर दो। अरे डर गई हुस्न दिलावेज की रुसवाई से। मैं न कहता था कि तुम मुझसे मोहब्बत न करो, यूं न खेलो मेरे जज्बात की रनाई से। सब समझते थे हमेशा मुझे शान महफिल, अब मेरा हाल तो पूछो मेरी तन्हाई से। तुम नई बज़्म सजा लोगी, तुम्हारा क्या है। तुम नई बज़्म सजा लोगी, तुम्हारा क्या है। तुमको ढूंढेंगी कहाँ मेरी सुलगती रातें। अरे भूल ही जाओगी 2-4 दिनों में तुम तो ये धड़कते हुए बेताब दिलों की बातें। फिर कहाँ जाऊंगा महरूमी ये दिल को लेकर, फूट कर रोएंगी जिस वक्त भरी बरसातें। काश कुछ प्यार का अंजाम तो जाना होता। लूट ली प्यार में सपनों की रवानी तुमने। तुम न मानो तो भला कौन कहे कौन सुने। लाख समझाया मगर एक न मानी तुमने। तुम न मानो तो भला कौन कहे कौन सुने। प्यार पूजा है, परस्तिश है, तिजारत तो नहीं। सोने चांदी के लिए प्यार को ठुकरा देना ये मोहब्बत का तमस्खर है, मोहब्बत नहीं। मैं इस बात को ज्यादा आगे नहीं ले जाना चाहता, सिर्फ ये था वक्त राज्य की शान और शहर की शान आ गए हैं। आप सब जोरदार तरीके से तालियां बजाएंगे, स्वागत कीजिए प्लीज। जोरदार तालियां, तो नहीं बजा रहे वो भी बजाएं। वो लोग जिन्होंने अपने जीवन के झंझावातों को पार करके, जीवन के संकटों को, कांटों को, पत्थरों को, झाड़ियों को पार करके उन स्थानों पर पहुंचते जहां की मंजिल होती है। सम्मानित और बहुत ही वरिष्ठ सदस्य हमारे ज्योति संघ जी अपने जीवन के विचारों में जो उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में अनुभव किए आपके साथ साझा कर रहे थे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, मीडिया सेक्रेटरी टू सीएम हरियाणा माननीय प्रवीण अत्रे जी, आप सभी का मैं इस कार्यक्रम में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, आभार प्रकट करता हूं। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर संजय हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जोरदार तालियां बजती रहे ताकि इसके बाद हमारे समाज कल्याण मंत्री श्री विशंबर वाल्मीकि जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमारे कार्यकारिणी के सभी साथी जो है हमारे मीडिया सेक्रेटरी टू सीएम श्री प्रवीण अत्रे जी का भी स्वागत करेंगे।
तारा ठाकुर जी। सरदाना जी उधर हो जाओ, सरदाना जी फेस कर लो, इधर फेस कर लो। आप सभी का करें। विशंबर हरियाणा सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं। प्रवीण अत्री जी मीडिया सेक्रेटरी हैं हरियाणा सरकार में। ज्योति संघ जी हैं। सुरेंद्र मेहता जी, ये सारे अपने साथी हैं। स्पीकर साहब ने आज समय दिया, इनके हम आभारी हैं। मीडिया वेलबिंग ऑर्गेनाइजेशन का आज सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं। फर्स्ट सेशन के अंदर कंवरपाल गुर्जर जी हमारे जो आई कार्ड थे उनको जिस प्रकार से लोकार्पित कर गए, हमारे मीडिया वेलबिंग के साथियों को प्रदान कर गए, लॉन्चिंग कर गए। और अब दूसरे चरण के अंदर हम अपने साथियों से सबसे पहले क्योंकि इस क्रम में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा, माननीय स्पीकर साहब का बहुत बड़ा योगदान रहा है ज्ञानचंद गुप्ता जी का। मतलब किसी भी संस्था, किसी भी संगठन को जब खड़ा किया जाता है, कहीं भी चलाया जाता है, कहीं भी बनाया जाता है और उसको जब आगे ले जाया जाता है तो उसमें जो अहम कड़ी बनते हैं उनमें से एक ज्ञानचंद गुप्ता जी रहे हैं। कैसे रहे हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन क्या है ये सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। कोरोना आया, एक ऐसा वक्त आया कि साया भी एक दूसरे को लुप्त हो रहा था, किसी को पहचान अपने घर के भी दूर होने लगे थे। तो सारी चीज़ों के बीच में जब कोविड के अंदर हमारा कोई पत्रकार कहीं हॉस्पिटलाइज होता था तब आपस में एक दूसरे से बात करते थे कि वो फलाने का रिश्तेदार या फलाना हॉस्पिटलाइज है, उसको 20, 30, 50 हज़ार 2 लाख की इमरजेंसी मदद है। तो हम लोग नहीं कर पाते थे क्योंकि हम लोग खुद इतने समर्थ नहीं है आर्थिक रूप से। हमारे सारों की दाल रोटी इज्जत से चलती है, लेकिन हमारे पास जिसको कहा जाए साधन संपन्नता की कमी मीडिया जगत के पास है। तो आर्थिक रूप से इस संघर्ष के दौर में सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए सुरेंद्र मेहता जी, नरेश उपल जी, ज्योति संघ जी, तरुण कपूर, आज मेरे दो साथी, एक अनिल दत्ता, क्योंकि वो उनकी किडनी ट्रांसप्लांट हुई है पीछे, वो अभी बेड रेस्ट पे कंप्लीट अम्बाला के अंदर हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष है, वो नहीं है इस कार्यक्रम में, मैं उन्हें याद कर रहा हूँ इसलिए कि हमारे मतलब वो पिलर थे। जब आपस में डिस्कशन होता था तो ये होता था कि एक संस्था बनाई जाए, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन, जिसको कहा जाए कोरोना काल में हमारी डिस्कशन के बाद निकली हुई एक संस्था है और हरियाणा के अंदर ये पहली संस्था है। अब तो मैं कहूँगा उत्तर भारत में पहली संस्था है जिसने लगभग 1300 पत्रकारों को, जिनमें से 780 पत्रकार ऐसे हैं जिनको टर्म इंश्योरेंस प्रदान किया 10 लाख रुपए का और किसी पत्रकार से 1 रुपया नहीं लिया। और बाकी 1300 में से जितने साथी हैं उनके एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है 10-10 लाख के और किसी से 1 रुपया नहीं लिया। पत्रकार किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता, 1 पैसा भी नहीं लिया जाता। इंश्योरेंस सबके मीडिया वेलबींग एसोसिएशन करवाती है। अब यहाँ सवाल आता है कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन आखिर कहाँ से करवाती है और क्यों करवाती है, किस तरह से उनके पास ये धन संचय होता है। देखिए, ये संस्था मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसका पहले कार्यक्रम सबसे पहले यमुनानगर में नरेश उपल और सुरेंद्र मेहता जी यहाँ पे बैठे हैं। ये बधाई के पात्र है। कोरोना के बाद जब पहला कार्यक्रम करवाया गया तो खर्चे की चिंता होती है कि 100-150 पत्रकार, 200 पत्रकार आएंगे तो लंच भी करवाना पड़ेगा, सारी व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो उपल साहब मेहता जी से डिस्कस हो रही थी, मेहता जी ने मुझे कहा कि एक बार उपल साहब से चर्चा करो। अच्छा, उपल साहब का मैं बताना चाहूँगा, इनके अपने वहाँ रिसोर्ट है जगाधरी यमुनानगर के अंदर। मैंने इनसे चर्चा की, कहते तक जी कमाल हो गया, तुसी दसो दरेक किड़ी है। मुझे वो दिन आज तक नहीं भूलता कि जब पौधा लगाया गया, पहला कार्यक्रम यमुनानगर के अंदर हुआ, उसके अंदर 1 भी रुपया हमारा खर्च नहीं होने दिया, ना सुरेंद्र मेहता जी और उपल साहब ने अपने जेब से किया हो, अपने रिसोर्ट में जो भी इन्होंने प्रीति भोज लंच
जो आयोजन किया इन्होंने किया, इवन दैट बुक के हर चीज, क्योंकि हर चीज पे खर्चे होते हैं। तो इस तरह से संस्था की शुरुआत हुई। कंवरपाल गुज्जर जी आए, उसके बाद हमने अंबाला में किया। अंबाला में हमने पहली बार मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की तरफ से 131 पॉलिसियां लॉन्च करवाई। अनिल विज जी के हाथ से करवाई, गृह व स्वास्थ्य मंत्री रहे हरियाणा सरकार में। उसके बाद हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी थे, उन दिनों केंद्र में मंत्री है, उनसे अनुरोध किया। उन्होंने अपने निवास पर हमें समय दिया। वहां पर 151 पत्रकारों की पॉलिसी जो है एक्सीडेंटल, और 70 पत्रकारों 151 की जो की गई, 171 की सॉरी की गई थी, जो अपना कहते हैं टर्म इंश्योरेंस, और 70 पत्रकारों की एक्सीडेंटल पॉलिसी वहां पर सीएम साहब जो रहे हैं हरियाणा के, उनके हाथ से लॉन्च कराई गई। हमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने आर्थिक अनुदान दिया। इसी तरह से 21 लाख रुपए उन्होंने दिया, विज साहब ने दिया 21 लाख। ज्ञानचंद जी ने पहले भी हमारे कार्यक्रम में आए, दूसरी बार आए हैं, और खुले हृदय से इन्होंने पिछली बार भी हमें सहयोग किया था। 11 लाख रुपए संस्था को इन्होंने दिए थे। और गुप्ता जी, आज भी आपके इसलिए दिल से आभारी हूँ कि आज भी आपको टाइम मांगा, आप आए। आप ये देखेंगे आपके द्वारा जो मदद की जाती है आर्थिक अनुदान के रूप में, वो हम प्रैक्टिकली अपने साथियों पर किस प्रकार से खर्च होते हैं। दूसरा, मैं एक चीज का आप सबको एक सूचना और देनी चाहूंगा। सबको ऑलमोस्ट पता ही है क्योंकि हम आपस में कनेक्टेड है, लेकिन शायद ज्ञान जी के जानकारी में ना हो। हमारे ज्ञानेंद्र बरतरिया जी जो इस संस्था के फाउंडरों में से एक थे, प्रसार भारती के एडवाइजर थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे क्योंकि उनका पीछे निधन हो गया था, हॉस्पिटलाइज थे। लेकिन ये इंश्योरेंस गुप्ता जी जब हमने करवाए हुए थे, इस परिवार को 10 लाख रुपए की मदद 4 दिन में इंश्योरेंस कंपनी ने दी थी। 10 लाख रुपए इस परिवार को मदद मिली, और उसका श्रेय कहीं ना कहीं इस बढ़िया काम का गुप्ता जी आपको भी जाता है, क्योंकि आप हमारे साथ खड़े हो, हमारी दीवार की तरह, एक मजबूत दीवार की तरह हमारी मदद करते हो। पत्रकारों की हितों की बात है, पत्रकारों की नीतियों की बात है, वकालत की बात है। हरियाणा में ज्ञानचंद गुप्ता जी ने हमेशा पत्रकारों की पैरवी की है। जो मुद्दे हुए, इन्होंने विधानसभा कमेटी को भी हरियाणा से बाहर उनको विजिट करने के लिए भेजा, एक टूर उसका ऑर्गेनाइज करवाया विधानसभा की तरफ से, जो उसके मेंबर होते हैं, पीएसी जो है, और उसमें लास्ट ईयर पत्रकार गए थे। इसके अलावा अगर जिक्र करूं, विशंबर वाल्मीकि जी, ये भी पत्रकारों के हमदर्द हैं। परवीन अत्री जी तो हमारे मुख्यमंत्री के पास बैठे हुए एक वकील है, बिना फीस के वकील है। ये मैं बात कहनी चाहता हूँ। कई साथियों को मेरे शब्दों पर एतराज होगा, दिक्कत भी होगी, तकलीफ भी होगी, लेकिन मुझे इस बात का कोई कोताही नहीं है, क्योंकि जो आदमी पत्रकारों की बात करेगा, मुख्यमंत्री के दरबार में बैठा है, तो अगर वहां पर मीडिया सेक्रेटरी की भूमिका में अगर ये पत्रकारों के हितों की बात नहीं करेंगे, तो इनके बैठने का भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैं इनकी भी तारीफ खुले मन से इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी इनके पास कोई काम लेकर गए कि इस पत्रकार को ये दिक्कत है, इन्होंने आधा सेकंड नहीं लगाया फोन करने के लिए। आज डिमांड और इन चीजों का वक्त हमारे पास बहुत ज्यादा हम डिस्कस इसलिए नहीं करेंगे, क्योंकि कार्यक्रम जो है, कार्यक्रम के माध्यम से हम, क्योंकि गुप्ता जी से भी अनुरोध करना चाहेंगे, ये हमारी जो पैरवी करेंगे तो निसंदेह हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी और विशंबर वाल्मीकि जी और प्रवीण अत्रे जी के माध्यम से तो हम ज्ञापन ऑलरेडी भी दे चुके हैं। हमारी छोटी मोटी डिमांड्स है, बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं है। पत्रकारों को हेल्थ कार्ड इमीडिएटली इशू किया जाए सरकार के द्वारा, सरकार की प्लानिंग का हिस्सा रहा है, पूर्व मुख्यमंत्री की घोषणा रही है। दूसरी जो बात है कि पत्रकारों को जिस प्रकार से उनके परिवार के पेंशन बंद की गई है, जब एक आईएएस अधिकारी, एक मंत्री या एक राजनेता, उनके परिवार में कोई भी पॉलिटिक्स में पीढ़ी दर पीढ़ी चलते हैं, अब एक पत्रकार की धर्मपत्नी या बेटा पत्रकारिता में, तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाए। इसका संशोधन और शुद्धिकरण होना चाहिए। हम कई बार सरकार से अनुरोध कर चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी ये बातें सुनाई होगी। डिजिटल मीडिया का जमाना है, डिजिटल मीडिया के लिए जहाँ तक सवाल है, जो पॉलिसीज बनी है उनकी एक्रेडिटेशन में बड़ी एक कंडीशन बढ़ाई गई है कि हरियाणा पंजाब हरियाणा का वेब चैनल होना चाहिए। लेकिन क्योंकि प्रिंट मीडिया नोएडा से भी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नोएडा से भी है, जलंधर से भी है, दिल्ली से भी है, तो उसकी तर्ज पर ये चीजें जो प्रिंट मीडिया में छूट है वो डिजिटल में कर दी जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। एक सबसे बड़ी जो हमारी निवेदन की बात है वो ये है कि पत्रकारों को देखो, ये हरियाणा ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया मनोहर लाल जी ने, तो उसके सभी उनकी जो टीम है, चाहे उनमें गुप्ता जी हो, माननीय स्पीकर महोदय या अन्य टीम, सारी बधाई की पात्र है कि पेंशन देने की प्रथा शुरू की। हमने जब पूर्व मुख्यमंत्री जी से, जो मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट की पेंशन बढ़ाई जाए, तो 10,000 से बढ़ाकर उन्होंने 15,000 भी की। तो हम
अब अनुरोध करते हैं कि ये पेंशन या तो बढ़ाकर 30,000 करवाने के लिए हमारी वकालत करें, करना ना करना ये नियमों और सारी व्यवस्था आर्थिक एफडी सारे डिपार्टमेंट बीच में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन हमारी मांग है ये कि 30,000 पत्रकारों की पेंशन होनी चाहिए। या मैं इसमें या इसलिए लगा रहा हूँ माननीय स्पीकर साहब कि पूर्व मुख्यमंत्री यानी हिंदुस्तान की सरकार के केंद्रीय जो मंत्री हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने 4% डीए देने की घोषणा की थी पत्रकारों को। 4% डीए मतलब साल में 2 बार डीए मिलता है, 8% हो गया। अगर पत्रकारों को पेंशन 30,000 नहीं करनी तो हमें वो डीए बढ़ा दिया जाए। वो डीए जो उन्होंने घोषणा उसको इम्प्लीमेंट, सीएम की घोषणा रही है, सीएम नरेंद्र रहे हैं, उनकी घोषणा को इम्प्लीमेंट अगर हो जाती है तो निसंदेह पत्रकारों को बेनिफिट मिलेगा। यही कुछ चीजें थी जो मैंने कहनी थी। मैं माननीय स्पीकर साहब का फिर आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने समय निकाला तथा यहाँ पर पधारे। इस कार्यक्रम के जो कहा जाए अंदर हम सबको स्नेह और अपने बड़े भाई होने के नाते आशीर्वाद देने आए, वो जरूरी है। उनका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। टोल टैक्स की भी पत्रकारों को टोल टैक्स की भी मेरे साथी कह रहे हैं कि जो सुविधा है वो फ्री की हमारी वकालत होनी चाहिए, वो जरूरी है, वो सबसे जरूरी है। 4 स्तंभ जो है उनमें से 3 स्तंभ फ्री है तो 1 स्तंभ और भी फ्री होना चाहिए। ये सारे साथियों की मांग है। आइए मंच से चलते हैं। बहुत बहुत सुमित खन्ना जी वो मंच पर आए और माननीय मुख्य अतिथि वे भी मंच पर आए, वे भी अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। दिल्ली से संजीव शर्मा जी वे भी मंच पर आए और अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करें। हिमाचल से विशाल सूद जी वे भी यहाँ पर आए मंच पर और अपना नियुक्ति पत्र ग्रहण करें। एक मिनट सर, सामने जम्मू कश्मीर से मीर आफ्ताब जी, हिमाचल से विशाल सूद जी, मैं यहाँ पर यह भी बताना चाहूंगा कि इस एसोसिएशन के हमारे उत्तर भारत के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष माननीय ज्योति संघ जी, उन्हें ये नियुक्ति पत्र दे रहे हैं हमारे माननीय स्पीकर महोदय। इसके साथ ही मैं अब सभी साथियों से मेरा अनुरोध है इसके साथ ही 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो हमारे उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो हमारे पत्रकार साथी हैं, सुमन भटनागर जी अंबाला से, सुरेंद्र भाटिया जी पंचकुला से और सतनाम सर इधर पार्टी जी फेस कर लो दोनों। कपूर साहब फेस कराओ, फेस इधर करो पार्टी जी। ठीक है जी। इसके साथ ही समाज क्षेत्र के जो हमारे आदर्श मेडिकल कॉलेज के चेयरमैन है माननीय एच.एस. गिल जी, वे आए हैं। उनके हॉस्पिटल से अगर कोई सम्मानित डॉक्टर आए हैं तो मैं उनसे अनुरोध और साथियों के लिए 151 पत्रकार साथियों को ये पॉलिसी जो है डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है।
मुझे 3 पत्रकारों को तब दिलवाया था। इस बार भी 3 पत्रकारों को हमने सम्मानित किया है। हम उनको आर्थिक रूप से भी जो संस्था की तरफ से नीतिगत फैसला है हम बल दिवावे में देते हैं। बहुत ज़्यादा राशि नहीं होती, लेकिन सिंबॉलिकली है। और 3 अवार्ड हमने शुरू किए हुए हैं। एक अमर शहीद लाला जगत नारायण अवार्ड जो पंजाब केसरी के संस्थापक लाला जगत नारायण जी के नाम पर है। दूसरा अवार्ड जो है पत्रकारिता रत्न अवार्ड है जो सतीश भारद्वाज जी को इस साल का दिया गया है। पत्रकारिता अलंकार अवार्ड है। ये 3 अवार्ड स्टेट लेवल पे है। ये सिंबॉलिकली है। हम किसी का जिसको कहा जाए आर्थिक रूप से सिंबॉलिकली एक हम अपनी संस्था की तरफ से जो थ्रू चेक जितना भी संस्था का नीतिगत हमारा तय होता है उसके हिसाब से देते हैं। आज कई स्टेट के यहाँ पर प्रेसिडेंट जैसे एक्टिव हुए हैं। ये संस्थाएं ऑलरेडी वर्किंग में हिमाचल में भी विशाल सूद जी अच्छा काम कर रहे हैं। अमृतसर सोना जी ने भी पूरी बॉडी हरियाणा के अंदर खड़ी की हुई है। तो संजीव जी ने अभी बॉडी का गठन कर लिया दिल्ली के अंदर। दिल्ली जी मीडिया ग्रुप से है ये और बहुत बढ़िया हमारे करवट साथी है। मेरा बहुत पुराना इनके साथ संबंध और नाता रहा है। आदेश मेडिकल कॉलेज की टीम को अभी पवन जी से कहा था कि वो लेके आए। एक बार वो डॉक्टर गिल नहीं आ पाए तो कोई भी टीम का सदस्य आकर कृपया ये सम्मान जो हमारे संस्था के द्वारा उनका किया जा रहा है तो कृपया ऊपर मंच पर आइए मैडम। डॉक्टर साहब मंच पर। मैम इधर मैम यहाँ जोरदार तालियां बजती रहे इस सम्मान समारोह में। नमस्कार। मैं ये कुछ लफ्ज जो आपके सामने कहने जा रहा हूँ देश की शान है, हमारे राज्य की, हमारे देश की मानवता की शान है, उनके सामने कुछ बातें कहना चाहता हूँ। ये है इतनी एसोसिएशन हिंदुस्तान में पत्रकारों की हैं, वो काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी हैं। उस हालत में आखिर एक नई एसोसिएशन बनाने की जरूरत क्या, और इस बात पर बहुत विचार किया गया। सच तो ये है कि समाचार लोगों तक पहुंचाने, खबरें पहुंचानी, अखबार छापने, रंगीन अखबार छापने, बड़े बड़े अखबार छापने, मीडिया चैनल चलाने, ये बात रही। लेकिन आज मीडिया वेलबींग की शुरुआत जो बुनियाद थी इस बात से हुई कि ये कम्युनिटी, पत्रकार कम्युनिटी, जिनमें से सब तो नहीं लेकिन कुछ लोग, चंद लोग ऐसे होते हैं जो अपनी जिंदगी का सब कुछ इस प्रोफेशन को, इस भावना को देते हैं। और वो क्योंकि सच्चे पत्रकार, समर्पित पत्रकार जो हैं वो जिंदगी में तंग रहते हैं, उनको कुछ हासिल नहीं होता क्योंकि हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी नहीं बनी। तो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की स्थापना रखते वक्त इस बात का ख्याल किया गया कि चाहे वो चंद इन्हें गिने पत्रकार क्यों ना हो, वैसे पत्रकार पूरा समूह, पूरा जो वर्ग है उनकी सेवा करने के लिए, उनकी कठिनाइयों को ठीक करने के लिए, उनका सम्मान बढ़ाने के लिए, उनमें बेहतरी लाने के लिए मीडिया वेलबींग काम करेगा। लेकिन जो वाकई जुझारू लोग हैं जिन्होंने अपने आप को सब कुछ दिया है, कौन सुनेगा उनकी? कौन आएगा जब उनको मुसीबत? सच्चे आदमी को मुसीबतें ज्यादा आती है, सच्चे आदमी का विरोध बहुत होता है। हर ताकतवर आदमी उस आदमी के खिलाफ जाता है जो बहुत खुल के बोलता है। मीडिया वेलबींग ने एक जिम्मा लिया कि जो लोग सचमुच पत्रकारिता का सम्मान है, जिनकी वजह से पत्रकारिता को सम्मान मिल रहा, बढ़ रही है, तो उन लोगों के हितों की रक्षा के लिए मीडिया वेलबींग काम करेगी। चंद्रशेखर धरनी को आज मेरी नजरों के सामने 40 साल हो गए, मैं इनको देख रहा हूँ कि लड़ने का काम कर रहे हैं। इन्होंने कितने ही सैकड़ों पत्रकारों की जिंदगियों पे ख्याल किया। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ और मैं अपने पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी उसमें धन्यवाद कहूँगा। फरीदाबाद के एक पत्रकार जिनकी 92 साल उम्र है, वो मीडिया वेलबींग के सदस्य भी नहीं थे। चंद्रशेखर धरनी के पास एक बात आई कि भाई वो बीमार हैं और उनको मदद की जरूरत है, और कोई खास, इन्होंने बजाय इसके कि हमारे मेंबर नहीं हैं, ये नहीं है, पूरी कमेटी के लोग फरीदाबाद गए, उनसे मिले, और मिलने के बाद जो भी इन्होंने किया, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री साहब ने 3 लाख रुपया, 2 लाख रुपया उनकी सहायता के लिए, उनके इलाज के लिए भेजा, और वो आज स्वस्थ हैं, ठीक है। और ऐसे 20 एग्जाम्पल हैं जिनको हम कोट नहीं करना चाहते। दूसरी बात, जितनी मुसीबतें चंद्रशेखर धरनी ने झेली, जितने मुकदमे इस पे किए गए झूठे सच्चे, ये अपने आप में बड़ा आसान है कि उनको कैसे झेले। लेकिन इस आदमी की शाबाशी कि इसने पत्रकारिता के लिए इसको जिंदा रखने के लिए काम किया। और आज
मीडिया वेलबींग एसोसिएशन अपने आप में अलग इसलिए है कि ये लोग पत्रकार जगत के उन तमाम लोगों को जो समर्पित से काम कर रहे हैं, उनके परिवारों की समस्याओं को, उनकी लड़कियों की शादी में, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए जहाँ पे भी जरूरत होगी हर हालत में उनकी मदद की जाएगी। ये इस संस्था का संकल्प। तो आप लोगों से गुप्ता जी, मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप ही लोग इस संस्था को चला रहे हैं। मैं जानता हूँ कि जितना धन, जितनी मदद, जितना आपने आशीर्वाद इस संस्था को दिया है वो काबिल तारीफ है, और ये बना रहे, आगे भी बना रहे, ताकि संस्था इसी तरीके से, इसी जोश के साथ काम करती रहे। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और ये आपसे एक वादा करता हूँ कि ये संस्था खाली कौन मर गया और किसने मारा और कि एक अज्ञात कमला गया तो को मार के मथर उठ के लगा, इन समाचारों के लिए नहीं, हम उन समाचारों के लिए काम करेंगे जिससे समाज का भला होता है, देश का भला होता है, मानवता का भला होता है। इस बात के लिए भी काम करेंगे, केवल समाचार पर सुर्खियां नहीं बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय वाल्मीकि जी, मैं एक चीज़ और बतानी चाहता हूँ कि हमारे मैं अनिल दत्ता जी का जिक्र कर ही रहा था, लेकिन हरियाणा में 3 पत्रकारों की, हमारे साथियों की किडनी ट्रांसप्लांट हुई। हमारी संस्था के पास हमारे सदस्य हो या ना हो, हम कोई और एसोसिएशन का है, हम उसके साथ कोई इसमें भेदभाव नहीं करते। कोई कहीं एफिलिएशन रहे, हमारे साथ जुड़ा है किसी भी रूप में, हम सदस्यता शुल्क नहीं लेते। हमने 3 पत्रकारों की किडनी ट्रांसप्लांट के लिए आर्थिक मदद की और एक दीवार की तरह उनके साथ जो बन पाया संस्था की तरफ से। और यमुनानगर का एक पत्रकार, मैं नाम नहीं लूँगा किसी पत्रकार का, अम्बाला के हो गए, एक पत्रकार और साथी हैं हमारे जीटी रोड बेल्ट के, 3 पत्रकारों की, इस तरह से और कई पत्रकारों की कई जगह पर, जैसे नूह में दंगा हुआ, उसमें एक पत्रकार की गाड़ी जली, हमारे साथी हैं, उनको गाड़ी का उनका इंश्योरेंस 1,30,000 बनता था, हमने उसका 1/3 उनको देने का अपनी तरफ से, जो संस्था ने हमें, हमारी पलवल की टीम ने उस टाइम और मेवात की टीम ने, नूह की, जो हमें सजेस्ट किया, हमने उस हिसाब से उनकी आर्थिक मदद दी। इसी तरह नरेश है एक पत्रकार, 1-2 पत्रकार और कई पत्रकार हैं जिनके परिवार में कोई बीमार हुआ, हॉस्पिटलाइज हुआ, उनको जितनी मदद आर्थिक रूप से संस्था कर पाई तुरंत थ्रू चेक की गई। और आर्थिक मदद जिसकी भी संस्था करती है थ्रू चेक पेमेंट देती है, नगद किसी को नहीं देती। अगर हम किसी से प्राइवेटली भी, किसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी से 1 रुपया नहीं लेते। संस्था आप साथियों की है, मैं सुरेंद्र मेहता और नरेश उपल, ये हमारी एसोसिएशन चाहे 1991 से हो, लेकिन ऑलरेडी मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन ज़्यादा मतलब इसमें आगामी दिनों में आप ही लोगों ने संभालनी है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आप लोगों की संस्था है, आप लोग इसे संभालिए। और जो नेतृत्व करने का गुण रखते हैं, जिनको अपने पर भरोसा है, वो आगे आइए। सुरेंद्र मेहता, नरेश उपल, चंद्रशेखर धरनी और ये तरुण कपूर अम्बाला से हैं। हम इस संस्था में उनको स्टेट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और अच्छी तरह आगे लेकर चलेंगे। और संस्था के नाम पर ना तो हम कोई लूटमार होने देंगे, ना पत्रकारों के संगठनों के नाम पर जैसे पहले होता था कि किसी पत्रकार से 1,000 रुपये ले लिया, 1,500 रुपये ले लिए, किसी को आज तक इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं दी गई। सभी पत्रकार साथी इंडिविजुअल पॉलिसी इसलिए स्टेज पे नहीं बंटवा रहे, उसका कारण है क्योंकि कम से कम 250 के ऊपर पॉलिसी आपकी एक्सीडेंटल और टर्म इंश्योरेंस की, वो सभी नीचे उतर कर लेकर जाएंगे। सुनील सरदाना जी, इनकी टीम, पवन चोपड़ा जी की टीम, पवन चोपड़ा पर्दे के पीछे रहकर काम करता है, हमारा मजबूत साथी है, रीढ़ की हड्डी की तरह भूमिका अदा करता है। तो इस तरह से जो साथी हमारी ये टीम है, नरेंद्र आए हुए हैं पानीपत से, और टीम आई, विकास आहूजा जी आए हैं, हमारे सारे साथी हैं। मैं एक एक का नाम लूंगा तो बहुत लंबा सिलसिला हो जाता है। ये मीडिया वेलबींग एसोसिएशन की ये बात मेरे जहन में इसलिए आई कि आप लोग अगला इसका, क्योंकि ये संस्था रजिस्टर्ड है और ये चलती रहेगी, इसका नेतृत्व करने के लिए आगे, क्योंकि हम लोग अपना 3 साल हो गए काम करते हुए, लगातार 2 बार आपकी पॉलिसियाँ रिन्यू हो चुकी हैं। आगे भी जब तक आप अपना नेतृत्व नहीं चुन लेते, हम अपनी भूमिका निभाने को तैयार है। लेकिन ये सार्वजनिक मंच है, ये किसी की बहुपोती नहीं है, किसी की कहा जाए ये भी संस्था नहीं है। आइए आगे और संभालिए संस्था को, बस यही कहना चाहूँगा। ये बिल्कुल बात सही है कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का जो पत्रकारिता की एथिक्स है, उसी दिशा। आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, और मेरे बड़े अच्छे मित्र विशंबर वाल्मीकि जी, मंत्री हरियाणा सरकार,
चंद्रशेखर धरनी जी, अध्यक्ष मीडिया वेलबींग एसोसिएशन, नरेश उपल जी, सुरेंद्र मेहता जी, ज्योति संघ जी और पत्रकार साथियों, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो काम कर रही है, क्योंकि मैं उससे इसलिए परिचित हूं, धरनी जी से लगभग हर रोज इस विषय पे मेरी बात होती रहती है। सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है या जो दिखती है, आमतौर पे जो पत्रकार साथी हमारे पास आते हैं, सेक्रेटरीट मेरे ऑफिस आते हैं, तो लगभग सबके व्यक्तिगत काम होते हैं, लेकिन चंद्रशेखर धरनी एकमात्र व्यक्ति है जिसको मैंने कभी किसी व्यक्तिगत काम के लिए बात करते नहीं देखा। चंद्रशेखर धरनी आएंगे कि फला शहर के अंदर फला पत्रकार के साथ ये समस्या है, इस अधिकारी को फोन कीजिए, फला शहर के अंदर ये पत्रकार साथी के साथ समस्या है, इस अधिकारी से बात कीजिए। तो जो एक अच्छी चीज है, किसी भी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए उस संस्था को जो लोग चला रहे हैं, चाहे वो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं या महासचिव हैं, उन लोगों के अंदर ये जेस्चर होना बड़ा जरूरी होता है कि सब साथियों को एक साथ लेके आगे बढ़े, उनकी समस्याओं का समाधान करें। अभी चंद्रशेखर जी एक जिक्र कर रहे थे कि कुछ पत्रकार साथियों का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ जिसमें संस्था ने मदद की, हालांकि इन्होंने नाम नहीं लिया। मैं व्यक्तिगत तौर पे उस पत्रकार साथी को जानता हूं जो यमुनानगर का यह जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अक्सर उस पत्रकार साथी से मेरी मुलाकात होती रहती है, वो भी सेक्रेटरीट लगभग डेली के बेसिस पे आते हैं, और उन्होंने मुझे खुद इस बारे में बताया कि किस तरह से संस्था ने आर्थिक मदद की, जिससे उनको स्वाभाविक है बहुत से इलाज जो है उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। एक साधारण आदमी के लिए इस तरह की कीमत या इस तरह की कॉस्ट वहन करना थोड़ा मुश्किल होता है, और अगर संस्था के जरिए उसको मदद होती है तो उसका जीवन बचाने वाली बात है, जिसके लिए वो अक्सर धन्यवादी हैं और वो अक्सर जिक्र भी करते हैं। तो मैं इस बात का जिक्र केवल यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बातें जो चंद्रशेखर धरनी यहाँ पे बता रहे थे, मैं व्यक्तिगत तौर पे उन बातों को जानता हूँ। अब सबसे बड़ा विषय क्या आता है, देखिए संस्थाएं चंद्रशेखर धरनी जी जैसे चला रहे हैं, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन और भी पत्रकार साथियों की संस्थाएं हैं जो हरियाणा में चल रही हैं, और जिस तरह से इंश्योरेंस पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूशन, पत्रकार साथियों की आर्थिक मदद करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, इसके साथ साथ कलेक्टिव जिसका जिक्र अपनी शुरुआती बात में धरनी जी ने किया, जो पत्रकार साथियों की डिमांड जैसे कैशलेस, एक इलाज की सुविधा, और एक विषय और है जिसके बारे में मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा। अक्सर जो पत्रकार साथी आते हैं, जो संस्था के लोग आते हैं, और धरनी जी तो मैं देखता हूँ हर तीसरे दिन उसके बारे में जिक्र करते हैं, FIR वाला जो विषय है कि अगर किसी साथी के खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है तो सरकार से मिलने वाली सुविधाओं पर रोक। ये कुछ बातें हैं जिसके बारे में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी ने जिस तरह से कैशलेस की बात की थी, सरकार के संज्ञान में विषय, इसके ऊपर चर्चा, अधिकारियों को दिशा निर्देश, ये सारे काम सरकार के स्तर पे हो चुके हैं। और अक्सर जैसे ही कोई संस्था के लोग मेरे पास आते हैं और इस विषय पे बात करते हैं तो मैं उनको एक ही जवाब देता हूँ, वही बात मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, बहुत जल्द आपको बहुत अच्छी खबर मिलेगी। इससे ज्यादा भी मैं यहाँ कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन जिस बात का जिक्र मैं यहाँ करना चाहता हूँ, इस सरकार ने जो पत्रकार साथियों के लिए काम किए, मुझे लगता है कि आप सब साथी उस बात को एडमायर करेंगे, उस बात को स्वीकार भी करेंगे। जैसे पेंशन का जिक्र किया जा रहा था, धरनी जी ने जिक्र किया, इसके साथ साथ पत्रकार साथियों की समस्याएं, बहुत बड़ा विषय एक्रेडिटेशन का रहता है। अक्सर बहुत से साथी आते हैं कि साहब मेरा एक्रेडिटेशन नहीं हो रहा है, मेरा एक्रेडिटेशन पेंडिंग पड़ा हुआ है। किसी भी साथी के अगर कागज पूरे हैं तो मेरा प्रयास ये रहता है कि 2 दिन बिना लगे उसके एक्रेडिटेशन में। कई बार इस तरह की समस्या अवश्य आती है कि कागज में कोई कमी है तो वो उसको बोल दिया जाता है कि फला डॉक्यूमेंट आपका शॉर्ट है, आप इसको भी साथ लगा दीजिए। लेकिन सरकार की तरफ से पत्रकार साथियों के लिए जो काम किए जा रहे हैं, और मैं ये बात भी कहूंगा कि सरकार चाहती है कि जो मीडिया से जुड़े लोग हैं इनको किसी भी तरह की असुविधा ना हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र या इलाज की बात करें या अन्य सुविधाओं की बात करें। सरकार पहले भी उसके ऊपर काम करती रही है और सरकार की नजर में ये काम बहुत महत्वपूर्ण है। और जो पत्रकार साथी काम करते हैं,
मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूं कि पत्रकारिता बहुत जिम्मेवारी का काम है। पत्रकारिता, क्योंकि हम अक्सर कहते हैं लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, जिसमें एक स्तंभ हम पत्रकारिता को मानते हैं, और स्वाभाविक भी है। एक्सेप्शनल को अगर हम थोड़ा साइड में कर दें तो जितने पत्रकार साथी यहां पे बैठे हैं, बहुतों को मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, कुछ लोग ऐसे होंगे शायद जिनसे मेरी मुलाकात ना हुई हो, उनके काम की सराहना करना बनता है। जिस तरह की पत्रकारिता, क्योंकि आप वो लोग हैं जो सरकार की बात जनता तक पहुंचाते हैं और जनता की बात सरकार तक पहुंचाते हैं, या यूं कहिए अप्रत्यक्ष रूप से आप आंख और कान का काम करते हैं। आप इस तरह के विषय उठाते हैं जिन विषयों के ऊपर सरकार विचार करती है, और वर्तमान सरकार की तो हमेशा यह प्रयास रहा है कि जनता की समस्याएं और हमारे पत्रकार साथियों की समस्याएं, उनका समाधान जितनी तत्परता से हो उतना कम है। और आपने ये चीजें देखी भी होंगी सरकार की कार्यप्रणाली में, विशेष तौर पे मैं अगर पत्रकारी साथियों के बारे में बात करूं, ये सब चीजें आप अपने सामने देख रहे हैं। तो धरनी जी से मैं एक बात जरूर कहूंगा कि धरनी जी, जो आपने 3 विषय उठाए, हालांकि मैं पहले भी धरनी जी को बोल चुका हूं, तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे आदमी को लगता है कि यार यहाँ तो बोल दिया, पता नहीं इफेक्टिव है या नहीं है, सबके बीच में बोलेंगे तो शायद कमिटमेंट बंध जाएगी। तो बात वही है धरनी जी, बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर मिलेगी, इतना ही मैं कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। रानी जी से कहूँगा, उपल साहब से कहूँगा और झंडई साहब से कहूँगा और मेहता जी से कहूँगा कि ये कृपया ज्ञापन स्पीकर साहब को और अपना विशंबर जी सबसे पहले तो आज शहीद उधम सिंह जी की जयंती है, और जयंती के इस शुभ अवसर पर आज ये चंद्रशेखर धरनी जी ने जो कार्यक्रम रखा है, तो आप सभी को शहीद उधम सिंह जयंती के अवसर पर आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए पत्रकार सलाहकार मित्रों, जैसा कि मेरे से पहले परवीन अत्रे जी ने बताया, बहुत अच्छी सूचना आपके लिए आने वाली है। तो मैं तो ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि ये सारा विषय मेरे से पहले परवीन अत्रे जी के पास चला जाता है, और उन्होंने मुझे लगता है ठीक ही कहा है। तो मैं भी अपनी तरफ से आपको आश्वासन देना चाहूंगा, क्योंकि ये जो बातें आपने कही है इसकी खबर अच्छी आपको मिलेगी, ऐसा मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। मंचासीन विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी और चंद्रशेखर धरनी जी से तो मेरा परिचय है, लेकिन सभी साथियों से नहीं है। वैसे भटनागर जी के लेख मैंने बहुत बचपन से पढ़े हैं, जनसत्ता अखबार का जब आता था लेख मैंने कहा है, मैंने आपके लेख बहुत अच्छे से पढ़े हैं। शायद उन्हीं का परिणाम है जो आज मैं आपके सामने एक राज्य मंत्री के रूप में बोल रहा हूं। देखिए, एक लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हम मानते सभी लोग, और परवीन अत्रे जी ने भी बताया, सरकार की बातें जनता तक और जनता की बातें सरकार तक एक अच्छे ढंग से आप लोग प्रस्तुत करते हैं। और जहां कहीं थोड़ी मोटी चूक रह जाती है तो आप लोग उसको, क्योंकि मैं तो वहां मेरी विधानसभा वाणीखेड़ा में देखता रहता हूं, पत्रकार साथी से भी कहीं छोटी मोटी कमी आई तो मुझे बता देते, मैं उसको ठीक कर लेता हूं। तो ये भी आपका इसमें बहुत बड़ा योगदान मानता हूं, बहुत बड़ा योगदान मानता हूं, क्योंकि एक आप लोग मीडिया कवरेज के लिए पता नहीं कैसे कैसे दुर्गम स्थानों पर जाते हैं।
वहां दंगे प्रसाद भी होते हैं, मीडिया कर्मियों को चोट भी लग जाती है, कुछ जगह कुछ की मृत्यु भी हो जाती है। तो इससे जो संस्था ने चंद्रशेखर धान्य जी की जो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो इस तरह के ये कार्यक्रम कर रही है, 10 लाख तक का बीमा और भी सुविधाएं, मुझे लगता है मैं चंद्रशेखर धान्य जी आपकी पूरी एसोसिएशन को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। भविष्य में आप इसको और अच्छा करें। हमने हमारे मंचासीन अध्यक्ष जी बैठे हैं, उनका मार्गदर्शन लेना है और मैं तो सिर्फ आज इस तरह के कार्यक्रम मेरा पहली बार आना हुआ, तो मैं दोबारा से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस संस्था के लिए, जैसा कि काफी बार इस मंच के माध्यम से किडनी ट्रांसप्लांट के या और कोई आप लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, तो मैं भी अपना जो डिस्कशनरी ग्रांट मुझे अभी थोड़ा यह मिला है, तो थोड़े दिन का मंत्री हूं ना, तो ज्यादा दिन का मंत्री हुआ तो ज्यादा भी करूंगा, तो मैं ज्यादा तो नहीं 5 लाख रुपए की मैं घोषणा करता हूं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। ऐसा दिल बड़ा होना चाहिए, सारी चीजें व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। आप हमारी वकालत स्पीकर साहब से कर दीजिएगा, जो कसर आपकी तरफ से रह गई है। दूसरी बात यह है कि सत्यनारायण गुप्ता जी युवा पत्रकार संघ के टाइम के पुराने साथी हैं। अभी एक चीज मेरे दिमाग से निकल गई थी, क्योंकि मैं मेरी एक बीमारी समझ लो, आदत समझ लो कि मैं लिखा हुआ चीजें नहीं रखता। मतलब मैं जब ऑन कैमरा भी बातचीत करता हूँ, मैं कुछ चीज लिखने वाली लिख के पॉइंट नहीं रखता, जो दिमाग में आता है करता रहता हूँ। वही आदत कई बार खराब भी करती है, लेकिन अभी सत्यनारायण जी का धन्यवाद। एक गुप्ता जी से अनुरोध, मंत्री जी से अनुरोध और प्रवीण जी से, अत्री साहब से, कि मासिक पत्रिकाओं की सरकार ने जो एक्रेडिटेशन बंद कर रखी है वो व्यवस्था गलत है। उसको थोड़ा सा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाओ। चार्टेड अकाउंटेंट का सीए का सर्टिफिकेट जो पहले लेते थे उसको जारी रखो। यही अनुरोध आपसे है, ये डिमांड हमारी एज सून एज पॉसिबल आचार संहिता लगने से पहले मंजूर करवा दो। आपको मासिक पत्रिकाओं वाले की बहुत दुआएं मिलेगी। टोल टैक्स भी करा लो। अब कार्यक्रम के समापन की ओर मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट श्री विशंबर वाल्मीकि जी, सेक्रेटरी टू सीएम मीडिया श्री प्रवीण अत्रे जी, मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री चंद्रशेखर धान्य जी, जनरल सेक्रेटरी श्री सुरेंद्र मेहता जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री नरेश उपल जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्री संजय गुडानी जी, श्री भुवनेश चंदानी जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मीडिया वेलबींग एसोसिएशन, मंच आसीन अन्य सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के कोने कोने से आए हुए सभी पत्रकार साथी, सबसे पहले तो मैं पंचकूला का जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सभी पत्रकार बंधुओं का, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मीडिया वेलबींग एसोसिएशन जो कि नाम से ही उसके दृष्टिकोण का, उसके लक्ष्य का पता लगता है कि मीडिया वेलबींग एसोसिएशन पत्रकार बंधुओं की सेवा के लिए, सहायता के लिए, मीडिया पत्रकार बंधुओं के दुख सुख में
शामिल होने के लिए, उनका दुख दर्द बांटने के लिए एक ऐसी संस्था का गठन भाई धरनी जी ने किया, जिसमें केवल हरियाणा से नहीं, चाहे वो पंजाब है, हिमाचल है, दिल्ली है, नजदीक के क्षेत्रों को भी उन्होंने साथ में जोड़ा है। ठीक ही कहा है कि जो मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये एक बार नहीं, बहुत बार ये साबित हो चुका है कि जब भी देश के ऊपर कभी कोई किसी प्रकार से विपत्ति आई है या देश के अंदर लोगों की आवाज को दबाने का प्रयास किया गया है, उस समय हमारे मीडिया के साथियों ने, पत्रकार बंधुओं ने सभी दुख दर्द सहन करते हुए वो जो लोगों की आवाज को दबाने का कार्य था उसका विरोध किया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल वो इमरजेंसी का पीरियड, आपातकाल की स्थिति। आपातकाल के अंदर जिस प्रकार से देश में इमरजेंसी लगी, बहुत नेताओं को जेलों के अंदर डाल दिया गया और उनमें कई वरिष्ठ पत्रकार भी थे। उस समय मुझे याद है, हालांकि मेरी ज्यादा उम्र तो नहीं थी, लेकिन मेरी रुचि अखबार पढ़ने के अंदर बहुत थी। जिस दिन इमरजेंसी लगी उसी दिन सभी पत्रकारों के ऊपर, सभी पत्रिकाओं के ऊपर सेंसरशिप लगी। अगले दिन जो अखबार आए वो पूरे के पूरे पेज खाली थे, सिर्फ एक लाइन लिखी हुई थी, सेंसर्ड सेंसर्ड सेंसर्ड। यानी कोई भी न्यूज समाचार पत्र के अंदर कहीं मुश्किल से देखने को मिलती थी किसी तीसरे चौथे पेज के ऊपर कोई एक छोटी सी घटना। लेकिन मैं ही समझता हूं कि उस आपातकाल की स्थिति के अंदर जिस प्रकार का योगदान समाचार पत्रों ने दिया, समाचार पत्र के संपादकों ने दिया, समाचार पत्रों के जो हमारे कॉरेस्पोंडेंट्स हैं, और उस प्रकार जो उस समय यातनाएं दी गई, जो भी कोई समाचार पत्र सरकार के इस इमरजेंसी के खिलाफ में आवाज उठाना चाहता था, उन अखबारों के ऊपर भी दमन का चक्कर चला। हमें याद है कि पंजाब केसरी अखबार जो उस समय बहुत फेमस था, पंजाब केसरी के अखबार के ऑफिस की बिजली तक काट दी गई ताकि वो पब्लिश ना हो सके, क्योंकि वो स्वतंत्र रूप से खबरें देने से बाहर नहीं आए थे, देते रहते थे। बिजली काट दी गई और कितने समाचार पत्रों को बंद किया गया। लेकिन जिस निर्भीकता के साथ, जिस निडरता के साथ, जिस साहस के साथ हमारे समाचार पत्रों ने, समाचार पत्र के संपादकों ने, जो कॉरेस्पोंडेंट्स थे, उन्होंने उन हालात का सामना किया। और मैं समझता हूं कि अगर इमरजेंसी हटने में, इमरजेंसी को समाप्त करने में सबसे बड़ा योगदान पत्रकार साथियों का था, जो जिस प्रकार से निर्भीकता से लोग पत्रों के अंदर जब खबरें आनी शुरू हुई, धीरे 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 कुछ कम शुरू हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि पत्रकार, जो हमने कहा कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उस लोकतंत्र को बहाल करने में उस समय के सभी पत्रकार बंधुओं का एक बहुत बड़ा योगदान रहा।
इसके अलावा भी समय समय पर जब देश के ऊपर कोई विपत्ति आई या जो हमारे पड़ोसी देश हैं उन्होंने देश के ऊपर आक्रमण किए, देश के लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए देश के लोग उस लड़ाई के अंदर अपना सहयोग दें और उसके लिए समय समय पर समाचार पत्रों ने बहुत बड़ी एक भूमिका निभाई है। मीडिया संगठन समाचार और सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे लोग घटनाओं और मुद्दों के बारे में जान सकते हैं, उनको खबर मिलती है, जानकारी मिलती है। मीडिया का लोगों की राय का बनाने में, लोगों की दृष्टिकोण बनाने में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। वे मीडिया के साथ ही अखबार, मीडिया जो एक समाज के अंदर विभिन्न मुद्दों के ऊपर एक अपना दृष्टिकोण बनाने में बहुत बड़ा सहयोग करते हैं। शिक्षा की दृष्टि से भी अलग अलग ढंग से समाचार पत्रों के अंदर अलग अलग लेख युवाओं के लिए नई दिशा, युवाओं के लिए एक नई प्रेरणा, बहुत सारे पत्रकों के अंदर हमें समाचार पत्रों के अंदर पढ़ने को मिलती है, ताकि हमारा युवा उसका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, देश की एकता और अखंडता के लिए उसका किस प्रकार से सहयोग अति आवश्यक है, वो जो एक दृष्टिकोण समाचार पत्रों के माध्यम से मिलता है, उसमें युवाओं को देश के प्रति प्रेम, राष्ट्र प्रेम की भावना उससे जागृत होती है। समाचार पत्रों के अंदर केवल शिक्षा, इसके अलावा भी मनोरंजन के बहुत सारे जो साधन है, मनोरंजन की कहानियां, मनोरंजन के चुटकुले, मनोरंजन की अलग अलग घटनाएं, फिल्मी लोगों के बारे में जानकारी, ये सब चीजें हमें समाचार पत्रों के माध्यम से मिलती है। और मीडिया जो है एक वॉचडॉग का भी काम करता है कि मीडिया अगर हमारे समाज के अंदर कोई गलत फहमियां फैलाई जा रही हैं, समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, समाज की एकता को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, तो समाचार पत्र उसको भी एक सही दिशा देने का प्रयास करते हैं और उसके ऊपर वो निगरानी रखते हैं। व्यापारिक दृष्टि से भी व्यापारियों के लिए जो हर रोज की, चाहे वो कमोडिटीज, शेयर मार्केट, ये सब चीजें हमें समाचार पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें सुनने के और देखने को मिलती है। इन सभी भूमिकाओं में मीडिया संगठन समाज में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली स्थान रखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार पर ही प्रेस स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है। जैसा मुझे जानकारी मिली कि ये जो मीडिया का सफर है, लगभग 232 साल का सफर है। 232 वर्ष से मीडिया इसी प्रकार से समाज की सेवा करता है। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना आया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के
जो हमारे भाई हैं, पत्रकार साथी हैं, उनका एक अपना रोल है। अखबार के अंदर जो खबरें छपती थी पहले, लेकिन आज तो तुरंत बहुत सारी चीजें जो प्रत्यक्ष उसी समय कैमरे में कैद हो जाती हैं, और उनके कारण जो समाज के अंदर कोई किसी प्रकार से अत्याचार होते हैं, किसी गरीब के साथ कोई अत्याचार होता है, अन्याय होता है। आज इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से आज सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। जब वही चीज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कैमरों में कैद हो जाती है तो एक साक्ष्य बन जाती है। पहले क्या था कि साक्ष्य नहीं होता था कि कोई हमारे पास कोई उसके लिए जो साक्ष्य चाहिए वो नहीं मिलता था। आज डिजिटल मीडिया का भी जमाना आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी आगे डिजिटल मीडिया समाज के अंदर अपना प्रभाव बहुत तेजी से, डिजिटल मीडिया का प्रभाव हमें समाज में देखने को मिलता है। चाहे वो प्रचार प्रसार के लिए हो, किसी भी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए हो, या किसी भी एक पक्ष को अपना पक्ष रखने का, अपनी बात कहने का, उस पर लोगों की राय जानने का, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखने को मिलता है। मैं समझता हूं कि जो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन सभी पत्रकार बंधुओं को संगठित करके जो पत्रकार कल्याण की जो चीजें हैं, अभी धरनी जी बता रहे थे कि किस प्रकार से अपने भाइयों को, पत्रकार साथियों को कहीं भी आवश्यकता पड़ी, चाहे वो पारिवारिक तौर पर या अन्य कहीं पर भी जरूरत पड़ी, ऐसे लोगों की सहायता के लिए जो मीडिया वेलबींग एसोसिएशन हमेशा तत्पर रहती है। और जो पत्रकार साथियों का जो रोल है, अभी जैसे किसी भी दुर्गम स्थिति के अंदर जाकर के अपनी जान को खतरे में कई बार डाल करके कि पहले खबर, सबसे अच्छी खबर, सटीक खबर लोगों को सुनने को, देखने को मिले, ये एक बहुत बड़ा काम जो है पत्रकार बंधु अपनी जान को हथेली पर रख करके भी करते हैं। तो मैं समझता हूं कि आज मीडिया वेलबींग एसोसिएशन के द्वारा जो ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, निश्चित तौर पर इसकी बहुत जरूरत है। पत्रकारों का संगठित होना भी बहुत आवश्यक है। उनके दुख सुख की बात करना वो बहुत आवश्यक है। अभी ये जो ज्ञापन मुझे दिया गया, आदरणीय हमारे मंत्री जी को भी ये ज्ञापन दिया गया, इसके अंदर 7 या 8 चीजें जो कहा है, उनमें सबसे बड़ी चीज जो अभी प्रवीण अत्रे जी ने कही कि कुछ ही दिनों के अंदर आपको शुभ सूचना मिलने वाली है। मेरी तरफ से भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि जो भी, चाहे वो क्लेम की बात है या चंडीगढ़ की तर्ज पर भवन बनाने की बात है। मैंने तो आज से 1 साल पहले कहा था कि चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तरह पंचकूला के अंदर पंचकूला प्रेस क्लब बन सकता है और अच्छी तरीके से बन सकता है। आवश्यकता है इस बात की। बाकी सभी चीजें हमने प्रयास किया पंचकूला को
सभी चीजें देने का प्रयास किया, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकार बंधुओं की आपसी रजामंदी ना होने के कारण आज तक पंचकूला प्रेस क्लब की गठन नहीं हुआ। तो मैं तो कहूंगा कि पंचकूला के अंदर भी जो हमारे मीडिया के साथी पूरे हरियाणा प्रदेश से आते हैं, उनको यहाँ पर आकर के कई बार मुझे भी फोन आता है कि भाई पत्रकार कोई आए हैं, उनको रहने के लिए कमरा चाहिए या रुकने के लिए चाहिए। अगर अपना प्रेस क्लब बना हो तो कहीं किसी को पूछने की कहने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं तो समझता हूं कि इसके लिए सभी एसोसिएशंस को मिलकर, सभी जो पत्रकार बंधुओं के संगठन है उनको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। और मैं प्रवीण अत्रे जी से भी निवेदन करूंगा कि इसके और प्रयास करें ताकि जो एक सुविधा है वो पत्रकारों को मिल सके। जैसा कि विशंबर वाल्मीकि जी ने कहा कि इस कार्य के लिए, जो समाज सेवा का, पत्रकार सेवा की कार्य के लिए मैं अपनी ओर से 11 लाख रुपए देने की घोषणा करता बहुत बहुत धन्यवाद माननीय स्पीकर महोदय जी का। और धन्यवाद धन्यवाद विशंबर जी। देखिए, आर्थिक रूप से आपने हमें सपोर्ट की, संस्था को सपोर्ट की, आपका आभार, धन्यवाद है इसके लिए। लेकिन एक चीज जरूर अभी जो बहुत बढ़िया, मैं कहता हूं कि शायद राजनीतिक रूप से कोई राजनीतिक व्यक्ति, पहला व्यक्ति ज्ञानचंद गुप्ता जी के रूप में देखा है जिन्होंने इस बात की वकालत खुलेआम एक पत्रकारों के मंच पर की है कि प्रेस क्लब की तर्ज, चंडीगढ़ प्रेस क्लब की तर्ज पर पंचकुला में प्रेस क्लब कोई संस्थान बनना चाहिए, कोई भवन बनना चाहिए। मैंने किसी पॉलिटिशियन को आज तक ओपनली पत्रकारों की वकालत की इस मामले में। ज्ञान जी आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं लगभग 40 साल से पत्रकारिता में हूँ और चंडीगढ़ मेरा आवागमन पानीपत था, पहले लगा रहता है, 2007 से यहाँ हूँ। किसी और हमने ये डिमांड कईयों को रखी, लेकिन किसी पॉलिटिशियन ने ओपनली मदद नहीं की। आप यहाँ के विधायक भी हैं, यहाँ बहुत बढ़िया आपने वकालत की है और थोड़ी सी उंगली और पकड़े। अगर आप हमें मीडिया वेलबींग के लिए यहाँ हेडक्वार्टर बनाने के लिए दे दें चंडीगढ़ प्रेस क्लब से बढ़िया, तो हम यहाँ बिल्डिंग बना के दिखा देंगे और किसी पत्रकार से रुपया नहीं देंगे। आप म्युनिसिपल कमेटी पंचकुला से दिलवा दें, आप पंचायत विभाग से दिलवा दें, आप सरकार से दिलवा दें, सारे डिपार्टमेंट सरकार के। मतलब आप अगर थोड़ी, अब तो क्योंकि आप अगर सार्थकता से एफर्ट हमारे साथ मदद करेंगे, क्योंकि आपने वकालत की है और मुझे उम्मीद है कि आप इस काम को करवा सकते हैं, इसलिए आपसे कहा जा रहा है। जिससे उम्मीद होती है उसी को कहा जाता है। और सहायता की जरूरत होगी मैं करूंगा जो मेरे से हो सकेगा। और पंचकुला के पास जो लैंड है उसमें से कुछ मिल जाए। हमें 500 गज जगह चाहिए, एक कनाल की हम चंडीगढ़ प्रेस क्लब से बढ़िया बना देंगे। पत्रकारों के रहने के लिए जयपुर और कलकत्ता प्रेस क्लब से बढ़िया बिल्डिंग यहाँ बनवा देंगे, सारों के सहयोग से बनवाएंगे और उसमें रहने के लिए पत्रकारों के लिए नॉमिनल किराए का भी प्रावधान रखेंगे। और मतलब जैसे बहुत नॉमिनल किराया, वो चीजें होने के बाद है। थनेश्वर शर्मा जी बैठे हैं, इनका बहुत धन्यवाद। ये हमारे शुरू से मीडिया वेलबींग एसोसिएशन का युवा पत्रकार संघ के साथी हैं। विनोद लाहौट मेरे साथी समालका के आए हुए डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है। नरेंद्र जागलान, विकास आहूजा, अब मैं बहुत ज्यादा साथी को नाम नहीं लेना चाहता। मंच संचालक महोदय को अनुरोध करूंगा कि कुछ पॉलिसी पंचकुला जिले में प्रोग्राम है, ज्ञानचंद गुप्ता जी मंत्री जी और प्रवीण अत्री जी के हाथ से कुछ पॉलिसी पंचकुला जिले की केवल बंटवा दे, क्योंकि बाकी पॉलिसी देने लगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप सभी की पॉलिसी हुई है, लेकर जाए। आइडेंटिटी कार्ड सभी के ऑनलाइन दोबारा मांगे जाएंगे। जो ऑनलाइन अप्लाई जिन्होंने किए थे, लगभग 125 आई कार्ड आज आए थे, वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। बाकी और जो ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उन्हें दिए जाएंगे। पानीपत की टीम द्वारा किया गया है। हमारे सहयोगी जो रहे हैं नरेंद्र जागवान जी, विकास आहूजा जी, विनोद लाहौट जी, दीपक मिलानी जी और मदन बेगड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय हमारे मुख्यमंत्री, मुख्य अतिथि एक बड़ी जवान बना सकती है, तो हो सकता है कि भविष्य में भविष्यवाणी फलीभूत हो। तारा ठाकुर और मैं निवेदन करूंगा, तारा ठाकुर, दीपक मिलानी पर्दे के पीछे रहकर जो संस्था के जो रीढ़ की हड्डी की भूमिका अदा करते हैं, मदन नरेगा, ये लोग मंच पर आए और एक बार मंच पर आकर ये कृपया ज्ञानचंद गुप्ता जी जो स्पीकर है हरियाणा विधानसभा के, पंचकुला की जो पॉलिसीज हैं, जो इंश्योरेंस हुए हैं, वो उनके करकमलों से दिलवाने। तारा ठाकुर आप भी आइए, आप डिस्ट्रिक्ट के
आदित्य शर्मा, आदित्य धर्मपाल जी, अनिल शर्मा जी, अनिल शर्मा जी, धर्मपाल जी, विजेश कुमार जी, संजय सिंह जी, पवन राणा जी, संजय सिंह जी, हिमाचल विशाल सूद जी के साथ जो साथी हैं मंच पर आए जल्दी। आपकी उधर चलो जी अभी ले लेना। हिमाचल वासी पीछे अगर कोई बैठे हो तो बात करें। मैं अनुरोध करूंगा टीम के साथियों से कि वे हमारे मीडिया के जो हमारे सचिव है हरियाणा सरकार के प्रवीण अत्री साथियों को लंच पर आमंत्रित करता हूँ कार्यक्रम के समापन।